अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल को कहते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन होना, बैठ जाना, रेट तेज़ी से। जब हम रेड ब्लड सेल को या होल ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करके उसको हम किसी वर्टिकल ट्यूब में डाल के उसको 1 घंटे के लिए खड़ा करें और उसके बाद देखें कि 1 घंटे बाद आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो कितने बैठ गए हैं, सेडिमेंट हुए हैं। इस रेट को हम ESR कहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन बहुत सी बीमारियों के लिए एज डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होता है और प्रोग्नोसिस के लिए भी। डायग्नोसिस कहते हैं डिजीज़ की तशखीस के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। प्रोग्नोसिस कहते हैं ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखने के लिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलें चल के इसके बारे में देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। ESR is the rate at which erythrocytes settle down. Normally, red cells are suspended in blood circulation. If blood is mixed with anticoagulant and allowed to stand in a vertical tube, the cells are settled down. It is also called sedimentation rate, SED rate, or By-Mackey reaction because it was demonstrated by E. By-Mackey. It is an easy, inexpensive and non-specific test, helps in diagnosis as well as in the prognosis. Helpful in assessing chronic disorders like tuberculosis and rheumatoid arthritis. ये जो हमारा ESR है इसको हाँ, इसमें ये क्या है, ये एक तो बहुत इजी है करने में, इनएक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक होना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, ये मतलब एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन ये डायग्नोसिस में और प्रोग्नोसिस में दोनों में इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें इसका ज़्यादा होना, और अगर हम पेशेंट की साइन सिम्टम भी देखें तो उससे हमें ये कंफर्मेशन भी देता है कि इसको टीबी है या कोई इस तरह की चीज़ है। ठीक हो गया। इसमें आप ये डायग्राम में देखें, अगर हम एक वर्टिकल ट्यूब में ब्लड भर के रख दें तो थोड़ी देर तक नीचे बैठ जाता है, ऊपर प्लाज्मा या सीरम प्लाज्मा वगैरह बच जाता है और नीचे रेड ब्लड सेल। जितना ये नीचे बैठ जाएगा तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे, वो हम आगे चल के देखते हैं। इसके जो मेथड्स हैं दो हैं, वेस्टर्न ग्रीन मेथड है और वेंट्रोब मेथड है। दोनों में फ़र्क जो है ना वो सिर्फ ट्यूब की लेंथ का है और ट्यूब की टाइप का है। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब यूज़ होती है, वेंट्रोब मेथड में वेंट्रोब ट्यूब यूज़ होती है। ये जो वेस्टर्न ग्रीन है ये 300 mm लॉन्ग होती है और जो वेंट्रोब है ये 110 mm लॉन्ग होती है और इसका 3 मिलीमीटर का बोर होता है। जो वेस्टर्न ग्रीन है ये दोनों एंड्स पे ओपन होती है, ये एक एंड इसका ओपन होता है और एक इसका क्लोज होता है। अब इसकी जो मार्किंग है वो 0 से 200 मिलीमीटर तक की जाती है, जबकि इसके जो है ना 0 से 100 तक। अब इसका वेस्टर्न ग्रीन के अंदर जो ब्लड है हम 1.6 ml ब्लड डालते हैं और 0.4 ml सोडियम साइट्रेट जो एंटीकोगुलेंट है, मतलब 4:1 की रेशो से हम ये मिक्सर तैयार करके और ट्यूब में लगाते हैं। ट्यूब फिटेड इन स्टैंड फॉर 1 आवर। हम 1 घंटे तक ट्यूब को फिट करेंगे स्टैंड में और घंटे बाद उसकी वैल्यू देखेंगे। फीमेल्स में ये नॉर्मल जो होती है 5 to 9 मिलीमीटर पर आवर होता है और मेल्स में ये 3 to 7, मतलब मेल में थोड़ा कम होता है ESR। इसी तरह जो हमारी वेंट्रोब ट्यूब है ना, इसमें ESR का भी पता चलता है और पैक्सल वॉल्यूम का भी पता चलता है। इसलिए जो इसकी ट्यूब है वो 0 से 100 तक मार्क की होती है ESR के लिए और 100 to 0 तक मार्क किया होता है पैक्सल वॉल्यूम के लिए। ये अगर आप इसको देखें तो ये हमारी वेस्टर्न ग्रीन है, ये वेंट ट्यूब है। अब ये जो परसेंटेज है ये हमारी है उसके लिए पैक्सल वॉल्यूम के लिए, और जो के इसमें शो किया हुआ है ये हमारी है ESR के लिए। तो ब्लड इज़ लोडेड एंड रीडिंग टेकन आफ्टर 1 आवर। नॉर्मल वैल्यू इसकी जो होती है 0 to 15 mm होती है और फीमेल्स के लिए, और 0 to 9 mm पर आवर होती है मेल्स के लिए। तो इसकी मेथडोलॉजी आपने ये अच्छी तरह याद रखनी है। जो ट्यूब्स का डिफरेंस है, और इसमें एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट होता है, इसमें सिंपल जो हम CPC वाइल में EDTA यूज़ करते हैं वो। वेंट्रोब जो है ना दोनों पर्पज़ के लिए, ESR के लिए और पैक्सल वॉल्यूम दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि वेस्टर्न ग्रीन एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ये अहम डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जिनको हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं कि नॉर्मल हमारी बॉडी में या एज वाइज या किसी वजह से ईएसआर कम ज़्यादा क्यों होता है। एज को अगर हम देखें तो ये बच्चों में कम होता है क्योंकि बच्चों के अंदर रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब रेड ब्लड सेल ज़्यादा होंगे तो आरबीसी नीचे कम बैठेंगे और प्लाज्मा का जो पोर्शन होगा वो कम बचेगा। इसमें जेंडर है फीमेल में क्योंकि रेड ब्लड सेल की तादाद कम होती है इसलिए ईएसआर ज़्यादा होता है। मैंस्टुरेशन में ब्लड लॉस हो रहा होता है तो ये ज़्यादा होता है ईएसआर। प्रेगनेंसी में भी हीमोडाइल्यूशन हुई होती है तो इसलिए ईएसआर की वैल्यू ज़्यादा होती है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ईएसआर को बढ़ाते हैं और कुछ कम करते हैं। जो इंक्रीज करने वाले उनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ईएसआर ज़्यादा होगा। रूलेक्स फॉर्मेशन है, आर रूलेक्स कहते हैं आरबीसी का एक दूसरे को बस स्टैक बना के सेटल डाउन होना। जितनी ज़्यादा रूलेक्स फॉर्मेशन बनेगी उतना ज़्यादा आरबीसीज नीचे बैठेंगे और ईएसआर ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। अगर ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाए तो आरबीसी नीचे नहीं बैठेंगे, इसलिए ब्लड अगर विस्कस ज़्यादा होगा तो ईएसआर कम होगा। इस तरह आरबीसी काउंट अगर बहुत ज़्यादा होंगे जैसे बच्चों में होते हैं तो ईएसआर की वैल्यू कम होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कब जो है बढ़ जाता है। बहुत सी बीमारियां हैं क्योंकि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है तो इसलिए बहुत सारी बीमारियां जिसमें ये बढ़ जाता है। लेकिन जो टॉप की हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ट्यूबरकुलोसिस को तो ये मतलब आप कह लें कि बहुत, आप अगर आपने टीबी को पेशेंट के साइन सिम्टम हैं तो आप ईएसआर लगा के भी आप कंफर्म कर सकते हैं, मतलब 90% तक तो आप कंफर्म कर सकते हैं। सारे अनीमियाज में ये ईएसआर ज़्यादा होता है एक्सेप्ट सिकल सेल अनीमिया। मेलिग्नेंसी में ज़्यादा होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा होगा, लीवर की जितनी बीमारियां हैं उसमें भी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जो हमारा ईएसआर है ये डिक्रीज कब होगा, एलर्जिक कंडीशन में, सिकल सेल अनीमिया में। अब क्योंकि बाकी जो सेल्स हैं ना, बाकी जो अनीमियाज होते हैं उसमें जब ब्लड सेल्स नहीं होते तो जो थोड़े होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा का पोर्शन ज़्यादा बच जाता है। सिकल सेल में ना मसला ये होता है कि ब्लड के जो सेल्स हैं वो द्रांति की तरह सिकल की तरह के हुए होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर सेटल नहीं हो सकते। तो जो हमारा रेड सेल वाला पोर्शन है वो ज़्यादा नज़र आता है और प्लाज्मा वाला कम नज़र आता है। जैसा पोलीसाइथीमिया, पोलीसाइथीमिया कहते हैं हमारा जो रेड ब्लड सेल है इसके कैंसर को। अगर रेड ब्लड सेल का कैंसर हो जाए खुदा न खास्ता, या रेड ब्लड सेल किसी और वजह से एरिथ्रोसाइटोसिस हो जाए, बहुत ज़्यादा आरबीसी बढ़ जाएं, उसकी वजह से भी ईएसआर की वैल्यू कम आएगी। इस तरह सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस हो जाए, हमारे वाइट ब्लड सेल अगर बढ़ जाएं तो भी ईएसआर की वैल्यू कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन में मतलब ल्यूकोसाइटोसिस की और बहुत सी वजह हैं, लेकिन इसको आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब सिंपल आपने क्या क्या बातें याद रखनी, ईएसआर होता क्या है, सिम क्या है। अब हम ब्लड को ट्यूब के अंदर 1 घंटे के लिए खड़ा करते हैं तो आरबीसी जब नीचे बैठेंगे, इस बैठने के रेट को 1 घंटे के अंदर हम नोट करेंगे, इसको हम ईएसआर डिक्लेयर करेंगे। दो मेथड्स हैं, वेस्टर्न ग्रीन और वेंट्रोब, उसका डिफरेंसेस याद रखने हैं, एंटीकोगुलेंट्स वगैरह का डिफरेंस याद रखना है, और इसकी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बातें आपने याद रखनी है। तो इंशाल्लाह अब कोई और बात ऐसी हो जो आपको समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।